सुप्रीम कोर्ट में भर्ती, रिक्रूटमेंट, चयन, सिलेक्शन और नियुक्ति अपॉइंटमेंट से संबंधित मामले। नमस्कार, मैं पूजा राय। आप सभी का स्वागत है नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन नेशनल लेवल लीगल वेबिनार में। रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट से जुड़ी मैटर आज के समय में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट, रिजर्वेशन, कैंडिडेट रिजेक्शन या अपॉइंटमेंट से लेकर कई तरह के लीगल डिस्प्यूट सामने आते हैं। आज के वेबिनार में हम इस पूरे प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट के लीगल पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिकल अप्रोच से समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट रूल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से जुड़े डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट किस तरह देखता है, सिलेक्शन और मेरिट से जुड़े मैटर में जुडिशियल रिव्यू की क्या स्कोप होती है, रिजर्वेशन और रोस्टर से जुड़े इश्यूज में कोर्ट का अप्रोच क्या होता है और किन सिचुएशन में कैंडिडेट रिजेक्शन या अपॉइंटमेंट से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है। इसी के साथ हम आर्टिकल 136 सॉरी सर, और आज हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता जयप्रकाश बंसीलाल सुमानी जी। ही इज द सीईओ ऑफ JSAS सुप्रीम लीगल LLP, author of 65 plus books on Supreme Court leading case laws, which are available online on Notion Press, Amazon, and Flipkart. Founder and president of Nani Palkiwala National Law Club, and also president of Rotary Club, New Delhi. सुमानी सर का सुप्रीम कोर्ट लिटिगेशन में 37 ईयर का एक्सपीरियंस है और आज हम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट मैटर के लीगल प्रोविजन के साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी डिटेल मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। अभी हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे सुमानी सर के साथ। ओवर टू यू सर। Thank you Pooja for your kind words. फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट मैटर जो है ना, ये बहुत बहुत स्मूथली हैंडल करने पड़ते हैं। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत सारा क्ल्यूज देने पड़ते हैं कोर्ट को, और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तो लगता ही लगता है। लेकिन हाई कोर्ट के जजमेंट में एरर कहाँ है ये भी बताना पड़ता है, रियल इंजस्टिस कहाँ कहाँ हुआ है ये सब कुछ बताना पड़ता है। ये सब कुछ हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, बहुत विस्तार से डिस्कस करेंगे। 2 घंटे लगभग इसको लगेंगे। आई होप यू विल स्टे हियर, और बहुत अलग नॉलेज आपको मिलेगा आज, कि जो आपको प्रैक्टिकली लेने के लिए जाएंगे आप, तो कम से कम आपको 1 महीना लगेगा। इतना नॉलेज आपको एक वेबिनार में मिलने वाला है आज। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। देखो, ये मेरा ब्लॉग है, मैंने ब्लॉग तैयार करके रखा है। ये मेरा सिस्टम है, हर चीज हम केस लॉज के साथ डिस्कस करते हैं। अ प्रैक्टिकल एंड लीगल इंसाइट इनटू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट डिस्प्यूट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. The subject falls principally within the Article 14, 16, 163 and 309 of the Constitution. भारतीय संविधान के ये 4 आर्टिकल के आगे इधर गिर बोलते हैं ना, इधर उधर ऐसा घूमते रहता है ये मैटर. The applicable service recruitment rules, statutory reservation provisions, and administrative law principles of fairness, transparency, non-arbitrariness, and legitimate expectations. I have also incorporated the latest important Supreme Court positions, including the Constitutional Bench judgment. ये बहुत बढ़िया जजमेंट है, तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट 2024 का। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एंड रिलेवेंट 2026 सुप्रीम कोर्ट डिसीजन रिट्रेटिंग द लिमिट्स ऑफ द सिलेक्शन लिस्ट। तो इसमें काफी पार्ट में, काफी पॉइंट में हम लेने वाले प्रोग्राम। तो पार्ट 1 है द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। सो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट डिस्प्यूट जो है ऑर्डिनरी इन्वॉल्व्स, अभी कौन से आर्टिकल में क्या क्या प्रिंसिपल है कवर होता है, हाँ? आर्टिकल 14 में इक्वालिटी, नॉन आर्बिट्रेरीनेस एंड फेयरनेस. आर्टिकल 16(1) is connected with equality of opportunity in public employment. Article 16(2) prohibition of discrimination on specified grounds.
Article 16.4, reservations for backward classes adequately represented. Article 16.4a, reservation in promotion for SC, ST subject to constitutional limitations. Article 16.4b, carry forward of reserve vacancies. Article 16.6, EWS reservation, economic weaker section reservation. Article 309, legislative ruling making power regarding recruitment and service conditions. Article 310, doctrine of pleasure. Article 311, safeguard in dismissal, removal, and reduction in the rank. Article 320, functions of public service commissions. Article 335, claims of SC, ST consistent with administrative efficiency. मैं मोबाइल उल्टा करके रखता हूँ, कॉल आने लगे वापस. Article 335, claims of SC, ST consistent with administrative efficiency. Article 136, special jurisdiction of Supreme Court. जो मैंने अभी कल परसों प्रोग्राम लिया था वो SLP के ऊपर, और पूजा ने ही एक प्रोग्राम मेरा कंडक्ट किया था सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर. तो ये बहुत बड़ी प्रोग्राम है, बहुत नॉलेज देंगे आपको, बहुत सारे केस लॉज भी उसमें कवर हुए. ये सब देखते रहिए, बार बार देखते रहिए. The Supreme Court's own case classification system specifically place recruitment, transfer, compassionate appointment under service matters category. सुप्रीम कोर्ट में एक सर्विस मैटर कैटेगरी 0615, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल कोडिंग है. वाइल रिजर्वेशन इन सर्विस इज सेपरेटली क्लासिफाइड अंडर 0611. पार्ट 2 में है रिक्रूटमेंट रूल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. रिक्रूटमेंट रूल्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट. जो शुरुआत होती है लिटिगेशन को, रिक्रूटमेंट रूल के वहां से होती है. बिफोर चैलेंजिंग एनी रिक्रूटमेंट डिसीजन, द फर्स्ट क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी what is the statutory source of the power of recruitment and what rules govern the recruitment on the relevant date. The hierarchy generally is, अभी हायरार्की कैसा होता है ये लीगल प्रोविजन का, तो सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद एक्ट है, एक्ट के बाद स्टैट्यूटरी रिक्रूटमेंट रूल्स है, उसके बाद गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके बाद जो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट आता है वो एडवर्टाइजमेंट है, उसके बाद प्रॉस्पेक्टस इंस्ट्रक्शंस है, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स है. तो ये सब का ख्याल रखना पड़ता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, सर्विस मैटर में बिफोर सुप्रीम कोर्ट. An advertisement cannot ordinarily override statutory recruitment rules. एडवर्टाइजमेंट जो रहता है ना, वो उन्होंने स्टैट्यूटरी रूल्स को ओवरराइड नहीं करना चाहिए. अगर ऐसा करता है तो फिर वो पॉइंट हो जाता है आर्गुमेंट के लिए. अच्छा, conversely, where the rules leave procedural discretion to the recruitment authority, the authority may prescribe a reasonable selection procedure provided it does not violate Article 14 and 16. जो भी रूल्स रेगुलेशन इनको करना पड़ता है ना, ये करते समय आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन नहीं करते हैं ना, ये ख्याल में रखना पड़ता है. तो रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट है तेज प्रकाश पाठक and others versus Rajasthan High Court and others 2024 INSC 811 2025 4 SCC 641 provides an extremely important modern framework. आगे बताऊंगा अब ये केस में क्या क्या कवर होता है, आगे बताऊंगा आपको. 3 रूल्स ऑफ द गेम डॉक्ट्रिन. एक बार कोई भी गेम स्टार्ट करने के बाद रूल कभी चेंज नहीं करते गेम्स के. तो काफी बार क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, सब होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके बाद वो कुछ चेंजेस कर देते हैं, क्वालिफिकेशन में कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं. तो विच इज नॉट अलाउड, ओके, एज पर दी पी महेंद्रन केस. तो और भी केसेस है, वो भी बताता हूं मैं आपको. This is one of the most important principle in recruitment litigation. Basic rule: the employer cannot ordinarily change eligibility criteria after the recruitment process has commenced. Once the recruitment process commenced, they cannot change any recruitment criteria.
इसके लिए इसके उदाहरण हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज देते रहते हैं कि यू कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ गेम वंस गेम हैज स्टार्टेड। सुप्रीम कोर्ट हैज डेवलप्ड दिस प्रिंसिपल थ्रू, इतने चार केसेस में, बहुत सारे हैं लेकिन मैंने चार आपके लिए बताए हैं। ये चार इंपॉर्टेंट केसेस है जिसमें ये प्रिंसिपल बार बार बताया हुआ है। पी महेंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1990 का केस है। के मंजूश्री वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2008 का केस है। हेमानी मल्होत्रा वर्सेस द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली 2008। तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट 2024। पी महेंद्रन, in P. Mahendran, the court held that candidate responding to an advertisement acquire a right to be considered according to the recruitment rules existing when the recruitment commenced. The subsequent amendment cannot ordinarily retrospectively destroy. रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है पीछे से कभी भी कोई अमेंडमेंट होता है तो पीछे से एप्लीकेबल नहीं करना चाहिए उसको। तो इट विल डिस्ट्रॉय दैट द राइट अनलेस द अमेंडमेंट इज रिट्रोस्पेक्टिव। प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन है, इफ एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन एग्जामिनेशन सिलेक्शन हैज कमेंस्ड अंडर रूल एक्स, the authority ordinarily cannot suddenly say, we have now amended rule Y, therefore we are no longer eligible. ऐसा नहीं बोल सकते हैं। What Tej Prakash Pathak case laws elaborate the modern controlling framework. This is probably the most important recent authority for recruitment litigation. The Constitution bench considered the apparent tension between earlier cases concerning eligibility, selection procedure, cutoffs, benchmarks, and changes during the recruitment process. The court held that the recruitment authority has some procedural flexibility, but that flexibility is controlled by Article 14 and 16 and the applicable rules. The court explained that selection consists of various stages such as advertisement, scrutiny, rejection of ineligible applications, examination, interview, preparation of selection list, अपॉइंटमेंट। कल ही हमारा एक आफ्टर नोटिस मैटर है, कल ही लगा हुआ है। अंडमान निकोबार का ऐसा ही रिक्रूटमेंट का मैटर है। हमने दो दो नीचे के दो कोर्ट से हारा हुआ केस हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में जिंदा किया हुआ है और बहुत सही ढंग से। अभी मोस्टली कल लास्ट ही उसका हियरिंग होगा और देखते हैं अभी क्या होता है। लेट्स होप सो। केस तो हमने स्ट्रांग बनाया है, आर्गूमेंट भी किया है, यहाँ तक आया है, काउंटर हुआ है, रिजॉइंडर हुआ है, सब कुछ हुआ है उसमें। The authority may have some power to devise procedure where the rules permit, but benchmark should not be introduced after the relevant stage has already been completed. The practical test asks, was the criteria already known before the candidate entered the relevant stage of the competition? If yes, challenge is difficult. If no, and the new criterion affects merit eligibility, there may be an Article 1416 violation. Friends, these service matters are not so tough like a property matter. Property matter सबसे ज्यादा टफ होता है। प्रॉपर्टी मैटर के बाद अगर नंबर लगेगा तो फिर टैक्स मैटर और सर्विस मैटर का लगता है। इसलिए जो लॉयर प्रॉपर्टी मैटर में, सर्विस मैटर में, टैक्स मैटर में गति लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, वो बहुत नॉलेजेबल अच्छे लॉयर बन जाते हैं। इसलिए अगर ये आपको पहले हियरिंग में, पहले पढ़ने में, पहले सुनने में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये बार बार क्या करो, इसको सुनते रहो। तो एक्सपर्टाइजेशन के लिए इसका फायदा और जरूर होगा। और जो लिटिगेशन फेस कर रहे हैं सर्विस मैटर में, वो करो। वो भी इसको ठीक से देखें तो अब उनको पता चलेगा कि हमने कोर्ट को क्या देना चाहिए, वकील को क्या प्रोवाइड करना चाहिए। सो दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली मटेरियल वी शुड प्रोवाइड टू दी एडवोकेट्स। तो वो उनके समझ में आ जाएगा। और इसका वीडियो आने के बाद आपके पास ये आप जरूर, जो एम्प्लॉई एसोसिएशन है पूरे भारत में, अलग अलग बैंक की एम्प्लॉई एसोसिएशन रहती है,
आपके ये जो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज एसोसिएशन रहती, जो भी एसोसिएशन, एम्प्लॉयज के एसोसिएशन, उनके एसोसिएशन तक ये जाने दीजिए वीडियो, सो दे कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स इन वेरी मैनर. Eligibility versus selection procedure. This distinction is crucial. Eligibility versus selection procedure. एलिजिबिलिटी एग्जाम्पल एज. एलिजिबिलिटी किसके ऊपर रहती है? एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, नेशनलिटी, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, प्रिस्क्राइब्ड टेक्निकल क्वालिफिकेशन. These generally must exist on the prescribed cutoff date. Selection procedure example: written examination, interview, skill test, personality test, qualifying marks, shortlisting, weightage. The permissible flexibility may be greater here if the rule or advertisement authorize it. Tej Prakash Pathak makes this distinction particularly important. तो एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया अलग दिए है ऊपर, और सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन में कुछ गड़बड़ हुआ है, इंटरव्यू लेते समय कुछ गड़बड़ हुआ है, स्किल टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, क्वालिफिकेशन मार्क्स है, शॉर्ट लिस्टिंग, वेटेज, ये सब सिलेक्शन प्रोसीजर. ये बाइफरकेशन ये केस लॉज में बहुत अच्छा करता दिया. रूल्स रेगुलेशंस में क्या होता है दोस्तों? लॉ रहता है. और जब तेज प्रकाश पाठक जैसा केस लॉज आप पढ़ते हैं, पूजा ये नोट डाउन करके रखना है केस लॉ तेज प्रकाश पाठक का. ये हम जजमेंट एनालिसिस ग्रुप स्टार्ट करेंगे ना, अभी तो जल्दी करेंगे क्योंकि हमारा अभी एक ही वेबिनार है हफ्ते में, तो हम जजमेंट एनालिसिस ग्रुप स्टार्ट कर देंगे. तो उसमें ये केस का हम एनालिसिस करेंगे प्रॉपर्ली, पूरा जजमेंट का एनालिसिस करेंगे. 6. एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वर्सेस एक्चुअल एलिजिबिलिटी. A useful distinction emerges from Dolly Chandra versus Chairman JEE 2005 9 SCC 779. The court recognized that candidate must possess the requisite eligibility by the prescribed date. वो particular date को उसकी eligibility होना चाहिए. But the manner of providing that qualification can depend on the circumstances, be treated differently from substantive requirement itself. The court granted relief where an otherwise eligible candidate suffered because of a technical defect in the supporting certificate. किसी के सपोर्टिंग सर्टिफिकेट में टेक्निकल डिफेक्ट है, उसके कारण वो अगर एलिजिबल नहीं हुआ तो कोर्ट ने उसको रिलीफ दिया है. ये केस में, कौन से? डॉली चंद्रा के केस में. तो इसका आधार लेके आप नए केसेस को भी प्लीड कर सकते हैं. Therefore, substantive eligibility is not equal to documentary proof in every circumstances. But this principle must not be confused with the rule that candidate who actually lacked the qualification on the cutoff date can later acquire it and claim retrospective eligibility. 7. Ashok Kumar Sonar. Ashok Kumar Sonar versus Union of India 2007 4 SCC 54 is important where the candidate did not possess the requisite qualification at the legally relevant time. The principle is substantiality. The prescribed qualification must exist on the date required by the recruitment notification rules. The candidate cannot ordinarily care substantive eligibility by obtaining the qualification later. Part 3. Selection process and merit dispute. 8. Selection must be transparent and not arbitrary. अभी जो कल का मैटर जो है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड्स का मैटर बहुत बड़ा मैटर है, तो उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसमें उन्होंने गड़बड़ किया है. दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड दैट शुड नॉट बी नॉन आर्बिट्ररी. सुप्रीम कोर्ट repeatedly emphasize एक ही शब्द है. Article 14 plus 16 is equal to fair recruitment. The recruiting authority must ordinarily maintain transparency, equality, predetermined criteria, consistent application, a proper documentation, objective assessment, absence of favorism, absence of
पोस्ट सिलेक्शन मैनिपुलेशन, इतने इसमें गड़बड़ सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर होते हैं। नो चेंज इन मेरिट क्राइटेरिया आफ्टर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन होने के बाद मेरिट की क्राइटेरिया में चेंज नहीं चाहिए। ये कौन से केस लॉज में बताया है? के मंजूश्री वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, साइटेशन 2008। अब ये क्योंकि मंजूश्री जी केसेस है ना, ये केस का उल्लेख जरूर वो तेज प्रकाश के केस पे होगा, क्योंकि तेज प्रकाश का केस अभी अभी का है। कोई भी लेटेस्ट अगर लीडिंग केस लॉज है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब होता है 5 जज का बेंच, 5 जज बेंच के सामने का अगर केस है तो डेफिनेटली उसको उसमें ये केस का उल्लेख होगा। तो इसलिए वो केस का जब हम डिटेक्शन करेंगे, प्रॉपरली डिकोडिंग करेंगे उसका, तब वो आपको ज्यादा ये और क्लियर हो जाएगा। So, citation 2008 3 SCC 512. This case is a classic authority. After the selection process has substantially progressed, minimum interview marks were introduced and used to alter the result. The Supreme Court held that such post-process alteration of the selection criteria was impermissible. Permission ही नहीं है ऐसी की। The case remain important and Tej Prakash Pathak clarify the precise scope of the principle rather than the simply discarding it. उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है प्रॉपरली ये तेज प्रकाश पाठक में। हिमानी मल्होत्रा ये केस जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमानी मल्होत्रा वर्सेस हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली 2008 7 SCC 11। The court dealt with introduction of minimum qualifying requirement at a stage where when the candidate has already participated in the selection process. Principle: the recruiting authority cannot ordinarily introduce a new eligibility qualifying requirement after the candidate have undergone the relevant selection stage. 11. Shankarsan Das, selection does not automatically mean appointed. हाँ, सिलेक्शन लिस्ट में नाम है तो अपॉइंटमेंट लेना चाहिए ऐसा नहीं है। ऐसा शंकरसन दास के केस में बताया है। और कुछ केसेस है, जो केसेस है दिनेश कुमार कश्यप का केस है। अगर वेटिंग लिस्ट में है तो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए, यानी कि सिलेक्शन करके रखा है और लेकिन जगह नहीं है तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को देना चाहिए। तो इसमें बार बार संशोधन हुए हैं। इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, इतनी मेहनत करने के बाद वो रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर होते हैं, फिर आगे का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ओरल ये वो, और फिर बाद में मेडिकल होता है। सब होने के बाद सिलेक्शन होता है उनका। एंड आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन व्हेन दे आर नॉट गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर, क्या लगता होगा बच्चों का? 300 300, 400 400, 500 500, एक केस में तो 2500 ऐसे कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं भाई। क्या बताओ आपको? अगर इनको किसी को न किसी को काम पे रखना ही है ना, तो फिर इतने हजारों बच्चों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं ये लोग? ऐसा एक सीधा साधा सवाल आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में आता है। और इसका मेन रीजन ये है कि करप्शन है। इनको करप्शन करके लोगों को भरना है। अभी गुजरात का केस आया है मेरे ऊपर, उन्होंने सिलेक्टेड कैंडिडेट बाजू को रख दिया है और दूसरी कैंडिडेट भरना शुरू कर दिया है। हाँ, और फिर ऐसे शंकरसन दास के केस जैसे केस उनको बचा लेते हैं कि भाई सिलेक्टेड कैंडिडेट का मतलब ये नहीं कि उसको मिलना ही चाहिए अपॉइंटमेंट। अरे फिर अपॉइंटमेंट था ही नहीं आपके पास तो आपने सिलेक्ट करके क्यों रखा? कोई दिखता नहीं इसके ऊपर। बहुत गुस्सा आता है, सेम सेम है ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर कि जो एक कुछ लाख रुपए के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं। रूरल एरिया से कहाँ कहाँ से वो बच्चे एग्जाम के लिए आते हैं। अरे उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है ट्रेन का, वो जनरल क्लास में धक्के खाते आते हैं, रात को सोते भी नहीं ठीक से।
कहाँ फेंकने वाले ये लोग इनका पाप। ठीक है, हम केस जीतते हैं, सब होता है, उनको मिल जाता है, उनको कभी कभी बैक डेटेड वेजेस मिलते हैं, सब मिलते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दैट ऑफिसर, दोज हु हैव क्रिएटेड दिस इशू? इसके ऊपर एक्शन लेना ही चाहिए। हम बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्ट कोर्ट कभी कभी एक्शन लेती है, कभी कभी नहीं लेती। कोर्ट कभी कभी बोलती कि अप्रोप्रिएट एक्शन शुड बी टेकन, लेकिन डिपार्टमेंट लेता ही नहीं है। फिर नई डिपार्टमेंट ने लिया तो फिर कंटेम्प्ट पिटिशन डाल सकते हैं, लेकिन कंटेम्प्ट पिटिशन कौन डाले? बच्चों को तो जॉब लग गया है। हु विल पुट द कंटेम्प्ट पिटिशन? उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया, बस गोलमाल करके दबा लेते केस को। बहुत बुरी चीज है दोस्तों। रिक्रूटमेंट मैटर में नहीं, किसी भी मैटर में नहीं करना चाहिए यार ऐसा। इतने अच्छे पैसे मिल रहे गवर्नमेंट ऑफिस अधिकारी को, सबको सबको, जो क्यों करते हैं? और ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो है ना, जिनके थ्रू ये रिक्रूटमेंट होता है, बराबर है, वो एजेंसी के लोग कितने बदमाश है, आपने देखा है अभी अभी। नीट के पेपर लीक हुए हैं, ये लीक हुए हैं, वो लीक हुए हैं, कितने बदमाश लोग हैं। मेरे पास वेस्ट बंगाल का एक केस आया था, 25,000 टीचर को एक झटके में हाईकोर्ट ने निकाल दिया, परमानेंट टीचर को। 9% लोग खाली उसमें दोषी थे। 9% दोषी को बाजू में सीबीआई ने निकाला भी था, निकाला था सीबीआई ने बाजू में उनको। उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, तो 100% के ऊपर एक्शन ले लिया। कहा जाना उन्होंने? दूसरी गवर्नमेंट के अच्छे जॉब छोड़ के कुछ बच्चे वहां पे ज्वाइन हुए थे, ठीक है, उनको थोड़ा रिलीफ दिया उन्होंने वापस उस डिपार्टमेंट में जाने का वगैरह। लेकिन दोस्तों, अच्छी चीजें नहीं है ये। चलो, हम हमारा पोर्शन बहुत ज्यादा है, इमोशन में बहना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जो दिल की बात है वो करना भी जरूरी है। दिस इज perhaps the single most frequently cited authority in appointment dispute. Shankarsan Das versus Union of India, 1991, 3 SCC 47. The Supreme Court held mere inclusion in the selection list does not ordinarily create an infeasible right to appointment. However, this does not give the government an unrestricted power to act arbitrarily. If the government decides to fill vacancies, it must act fairly and respect comparative merit. The correct proposition, selection list is not equal to automatic appointment. But an automatic appointment is not equal to arbitrary denial of appointment. This distinction is extremely important in SLP drafting. When can a selectee acquire a strong right? There can be exceptional circumstances. For example, rules specifically provide appointment from the select list. A candidate higher in merit is bypassed. A lower ranked candidate is appointed. Government acts arbitrarily. Discrimination is demonstrated. The authority departed from the statutory selection scheme. The Supreme Court has recognized such a situation in cases involved structured selection system where a higher ranked candidate could legitimately demand consideration when a lower ranked candidate was appointed. 13. Government cannot arbitrarily abandon selection. गवर्नमेंट कैनॉट आर्बिट्रली अबेंडन सिलेक्शन। सिलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट ने अचानक सब सिलेक्शन प्रोसेस कैंसिल कर देना, ये अच्छा नहीं है। द स्टेट में डिसाइड नॉट टू फिल वैकेंसीज। सिलेक्शन करने के बाद करते हैं कि हमको वैकेंसी भरना ही नहीं है, बट द डिसीजन मस्ट बी बोनाफाइड एंड बेस्ड ऑन रैशनल रीजन. The Supreme Court has repeatedly reaffirmed that aspect of Shankarsan Das. Thus, bad argument by state. Nobody has a right to appointment, therefore we can do whatever we want. दादागिरी, ऐसा नहीं आर्गुमेंट चाहिए स्टेट का।
स्टेट का करेक्ट पोजीशन कैसा चाहिए? करेक्ट लीगल पोजीशन, नो indefensible right to appointment ordinarily arise merely from selection, but the state remain bound by Article 14 and 16 and cannot act arbitrarily. Merit disputes. A challenge to merit can arise from incorrect answer key, wrong evaluation, arbitrary moderation, inconsistent marking, improper interview marks, illegal scaling, incorrect application of tiebreaker, manipulation of merit list, wrong application of reservation, exclusion of higher merit candidate, inclusion of an ineligible candidate. However, the Supreme Court ordinarily exercise considerable restraint in the interfering with academic technical evaluation. बहुत बढ़िया पॉइंट्स कवर हो रहे हैं दोस्तों आज के प्रोग्राम में. पार्ट 4, रिजर्वेशन एंड रोस्टर डिस्प्यूट. Reservation is not merely arithmetic. Reservation litigation involve vertical distinct aspect. ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के केसेस अभी आया था मेरे पास एक, तो वो समझना जरूरी. वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब है सीधा रिजर्व, यानी कि SC, ST, OBC, EWC ऐसे रिजर्वेशन. शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास एंड इकोनॉमिकली वीकर क्लास, ये वर्टिकल रिजर्वेशन है. हॉरिजेंटल जो है वो जो पर्टिकुलर क्लास है, सपोज जैसा कि ओबीसी का है, तो ओबीसी में अंदर के अंदर रिजर्वेशन जो है, तो एग्जांपल वुमन, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट पर्सन, other specific category depending upon the statutory scheme. Horizontal reservation cut across vertical category. बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है दोस्तों ये. इंदिरा स्वामी, इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. प्रोनाउंसिएशन ठीक से कीजिए, इंदिरा नहीं है, इंदिरा है, इंदिरा स्वामी है, ये आदमी है. इंदिरा बोले तो प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी, जिनका अवार्ड मुझे मिला था, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड. कब मिला था मुझे याद नहीं यार, मुझे 2018 में या 2016 में मिला था ये अवार्ड. ये इंदिरा है, इंदिरा नहीं है. इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत लीडिंग केस जजमेंट है रिजर्वेशन के ऊपर. 50% का जो कैपिंग है ना, यही केस से आया हुआ है. और ये केस जब हम जुडिशियल हमारे एनालिसिस ग्रुप में लेंगे ना, तब इसमें वो 50% कौन से बेस पे आया है, वाई सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रिक्टेड अप टू 50%. 9 जज का बेंच बैठा था इसका. ये इसका साल है 1992 सप्लीमेंट 3 SCC 217. द 9 बेंच जज बेंच इज फाउंडेशनल. Important proposition include Article 16(4) is enabling. Reservation concern adequate representation. Reservation ordinarily should not exceed 50% subject to the court's recognized exceptional circumstances. कोर्ट को थोड़ा सा उन्होंने लिबरल रखा है, इसलिए कुछ कुछ स्टेट में ये 60 तक भी गया है विद द परमिशन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट आल्सो. क्रीमी लेयर प्रिंसिपल इन ओबीसी रिजर्वेशन, ये भी क्रिमिनल लेयर प्रिंसिपल भी इसी केस लॉ से जनरेट हुआ है, इमर्ज हुआ है. रिजर्वेशन इन प्रमोशन अंडर आर्टिकल 16(4) as then considered was treated differently from direct recruitment. The judgment remained the standing point of reservation jurisprudence. 17. R.K. सबरवाल, ये रोस्टर वर्सेस वैकेंसी का केस लॉ है. R.K. सबरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 to SCC 745. This is one of the most important roster decision. The Supreme Court held that reservation operates with the reference to the post in the cadre, rather than inadequately applying a ruling roster to every vacancy after the prescribed percentage has already been achieved.
Once the prescribed percentage is achieved, the roster does not continue indefinitely as a mechanism for creating additional reservation representation. Subsequent vacancies are ordinarily filled according to the category of the post as determined under the roster cadre structure. Litigation lesson: always identify cadre strength, sanction post, category of each post, roster points, appointment already made, subsequent vacancies, whether the reservation quota has already been exhausted. ये सब देखना पड़ता है दोस्तों ये केसेस में। सबसे ज्यादा केसेस हमारे पास सर्विस मैटर के आते हैं। नंबर 1 पे सर्विस मैटर आता है, नंबर 2 पे हमारे पास प्रॉपर्टी मैटर्स आते हैं, नंबर 3 पे हमारे पास ये क्रिमिनल वगैरह बाकी सिविल वगैरह सब ये आते हैं। ऐसा है। मेरिट कैंडिडेट फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी। Merit candidate from reserve category. This is a major area of litigation. Ritesh R. Shah versus Dr. Y. L. Yamul, 1996 3 SCC 253. The court held in the context of admission that a reserve category candidate who qualifies on his/her own merit should not ordinarily be counted against the reserve quota. The underlying principle has subsequently become important in public employment reservation jurisprudence. Saurabh Yadav versus State of Uttar Pradesh, 2021 4 SCC 542. The This is landmark authority of horizontal reservation and open category merit. The court explained that open category is open to everybody. Open category is open to every. प्रॉब्लम क्या है कि ओपन कैटेगरी में रिजर्व कैंडिडेट आए हैं आते हैं तो नहीं चलता है लोगों को। इनका मतलब यह है कि ओपन कैटेगरी जो है ये रिजर्व कैटेगरी के लोग जो छोड़ते हैं, रिजर्व कैटेगरी के जो 50% रिजर्वेशन है ओबीसी बीसी एसटी वगैरह इस या इकोनॉमिक वीकर क्लास ये सब छोड़ के बाकी लोगों के लिए ओपन कैटेगरी है। ऐसा नहीं है। ओपन कैटेगरी इज ओपन टू ऑल इंक्लूडिंग रिजर्व कैंडिडेट ऑल्सो। रिजर्व कैंडिडेट को चाहिए ओपन कैटेगरी से फॉर्म भरना है, भर सकता है, लेकिन ओपन कैटेगरी वाला रिजर्व कैटेगरी से नहीं भर सकता है। इसमें थोड़ा सा है ना कुछ एक क्रीमी लेयर है ना हमारे समाज का, एक क्रीमी लेयर का थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। एक बार मेरा बेटा भी मेरे साथ बहस कर रहा था कि पापा ये क्या चल रहा है, इसलिए तो लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं, हमारे रिजर्वेशन ने हमारे पूरा मेरिट खलास कर दिया है। मैं बोला जिस समाज के ऊपर 5,000 से ज्यादा सालों तक छूने भी नहीं दिया, ऐसे समाज को अभी अभी 70 साल से थोड़े से रिजर्वेशन मिल रहे हैं, वो थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, ये हमने देखना ही नहीं क्या? हम्म? ठीक है उनके लिए रिजर्वेशन है 50%, 50% तो ओपन है ना आपके लिए। बहुजन समाज का जो एक रिजर्व कैटेगरी में जितने ओबीसी सब आते हैं उनका अगर पॉपुलेशन देखते हैं तो ये लगभग इनका पॉपुलेशन 70 to 75% जाता है। जिनको हम तथाकथित ब्राह्मण बनिया ओपन कैटेगरी के लोग बोलते हैं, इनका पॉपुलेशन टोटल जनसंख्या के पॉपुलेशन में 25% ही है। फिर 25% के पॉपुलेशन के लिए जब 50% ओपन है तो फिर पिछड़े लोगों को थोड़ा आगे लाने के लिए अगर थोड़ी कोशिश की जा रही है, उनको अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की जाती है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। मैंने जब समझाया तब मेरा बेटा समझ गया, उसको सब समझ में आ गया, सब क्लियर है। ये समझाना बहुत जरूरी है दोस्तों। हाँ, एक बार कोई जज बनता है रिजर्व कैटेगरी से, एक बार कोई पुलिस इंस्पेक्टर बनता है, तो फिर अभी वो रिजर्व कैटेगरी नहीं है, वो बैकवर्ड क्लास नहीं है। उसके आगे के पीढ़ी को रिजर्वेशन देना नहीं देना, इसके ऊपर विचार मंथन डेफिनेटली होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं इमीडिएटली कट करना चाहिए अगले पीढ़ी को। कम से कम आप एक करो ना, कुछ कुछ क्राइटेरिया रखो कि भाई अगली पीढ़ी जो है वो अगली पीढ़ी को कितनी पीढ़ी तक देना है ये रिजर्वेशन।
कि उसके पास कास्ट का सर्टिफिकेट एक ऑलवेज, दादाजी भी जज थे, बेटा भी जज था, और उसके पोते को भी रिजर्वेशन कैटेगरी देना है। ये काम संसद का है, संसद ने इसके ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन करेंगे क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन ये पॉइंट इतना सेंसिटिव है ना, क्योंकि 75% वोट उसके ऊपर डिपेंड है भाई, और लोकतंत्र में जीते हैं हम। तो ये बिल्ली के गले में घंटा किसने बांधना है? इसलिए कितने भी लोग बोलने दो, लेकिन जब ये रिजर्वेशन कम करने की बात आती है, कोई आगे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 75% वोट उसके ऊपर डिपेंड है। अगर हम रिजर्वेशन हटा देंगे, ये सब 75% वोट आगे जाएंगे। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। ये बिल्ली के गले में घंटा किसी को न किसी को बांधनी होगी। पिछड़े लोगों को आगे लाना है, 100% मानने हैं। लेकिन एक बार कोई टीचर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, कोई अधिकारी बन जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है रिजर्व कैटेगरी से, अभी वो फैमिली बैकवर्ड नहीं है। तो अगले पीढ़ी, कुछ कुछ लोग हैं, कुछ कुछ लोगों ने होके छोड़ दिया है वो अधिकार बैकवर्ड क्लास का, और ओपन कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे, 20% है। दोस्तों, ये चीजें बहुत जरूरी है। इसलिए ओपन कैटेगरी इज ओपन फॉर एवरीबडी। रिजर्व कैटेगरी का भी आदमी ओपन कैटेगरी में फॉर्म भर सकता है, ये याद रखना है। और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हु ऑब्टेन सफिशिएंट मेरिट इज इंटाइटल्ड टू कम्पीट फॉर द ओपन और जनरल कैटेगरी सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबल रूल्स। रूल्स वैसे चाहिए। The court rejected the conceptualization of reservation category as rigid slots that automatically consume a reserve candidate's merit-based selections. दोस्तों, मैंने पीछे भी बताया आपको कि मेरे किसी भी वीडियो को कॉपीराइट मैंने नहीं रखा है। तो आपको कोई भी वीडियो का कोई पार्ट अगर अच्छा लगता है समाज के हित के लिए, उसको कट करके आप उसको रील बना के दे सकते हैं, तो जरूर दीजिए। ये अधिकार दिया है मैंने, लेकिन एक आधा दिन ऐसा आने वाला है कि मेरे अलग अलग दो जगह के इकट्ठा करके रील बना के ऐसा कोई तो भी उल्टा पल्टा मीनिंग निकलने वाला है उसमें से, और मेरे ऊपर एफआईआर होने वाली है, मुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी वगैरह वगैरह। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, और मैं तैयार हूँ, आई एम प्रिपेयर फॉर दैट। जब ये देखो, जब सुप्रीम कोर्ट में काम करता है ना, सब कुछ प्रिपरेशन रखना पड़ता है, बस रखना पड़ता है, क्या पर है। लेकिन अगर मैं ये ओपन नहीं दूंगी तो फिर ये बंद रहेगा इसी वीडियो में, ये डायलॉग यहां तक जो आएंगे ही नहीं, देखते देखते उसको पता ही नहीं चलेगा मेरे दिमाग में क्या है। मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बैकवर्ड लोगों को आगे लाने के लिए विरोध में बिल्कुल नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में जब वो प्रोविजन की है, पार्लियामेंट ने की है, लेकिन उसको कुछ रिस्ट्रिक्शन आने चाहिए। क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट जैसा ओबीसी में आया है, वैसा अलग अलग जगह पे आना चाहिए। और वो हिसाब से जो ऑलरेडी अभी बैकवर्ड क्लास से निकल के अच्छे क्लास में आ गए, वो लोगों ने तो भी कम से कम ये रिजर्वेशन नहीं लेना चाहिए। और जो रिजर्वेशन छोड़ रहे हैं, होके छोड़ रहे हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। उनका न्यूज़पेपर ने, न्यूज़ चैनल ने उनका ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, ताकि समाज में ये प्रवृत्ति बने और फिर सरकार के ऊपर दबाव आए। ये कैटेगरी, इसके लिए सरकार को कुछ भी हेल्प चाहिए, डेफिनेटली इसके प्रमोशन में, इसके काम में, तो नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब सरकार के ऑलवेज तैयार है। कोई भी सरकार हो, आज बीजेपी की है, कल कोई अलग आएगी, पीछे कोई अलग थी। हम कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हैं, हम किसी सरकार से बंधे नहीं हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हैं। इसलिए कोई भी सरकार आ रहा हो, अगर कोई अच्छा करना चाहती है तो उसको सपोर्ट देने के लिए नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब ऑलवेज उनके साथ है। नेक्स्ट, horizontal reservation. This is a particularly important in cases involving women, PWD, ex-servicemen, sports quota, other special category. The proper question is often not how many seats are reserved, but
How does the horizontal reservation operate within each vertical category? Within each vertical category. Vertical SC, ST, ऐसा वो जो vertical था ना, vertical बोलो तो खड़ा और horizontal बोले तो आड़वा. आड़वा शब्द मराठी है, अभी हिंदी में मुझे नहीं आता है. आड़वा, आड़ा आड़ा बोल सकते हैं आप ऐसा. Vertical सीधा और ये आड़ा. How does the horizontal reservation operate within the each vertical category? The Supreme Court has emphasized that merit must not be sacrificed merely because a candidate belongs to a reserve category. 21. Reservation in promotion. Important case includes Yam Nagarajan. रिजर्वेशन इन प्रमोशन के ऊपर जब बात आती है, देखो मैं सब केस लॉज है ना लास्ट में मैंने इकट्ठा करके दिया है पूरा, वो बताऊंगा आपको, पढ़ के भी बताऊंगा प्रॉपरली, क्योंकि उतना पार्ट भी कट करके कोई इसको पब्लिश कर देता है ना तो कितने सारे केस लॉज एक झटके में मिल जाएंगे लोगों को. रिजर्वेशन इन प्रमोशन, इंपॉर्टेंट केस लॉ एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 8 SCC 212. The court upheld the constitutional amendments enabling reservation in promotion subject to constitutional limitations and administrative efficiency. The court required attention to backwardness, inadequate of representation, Article 335, constitutional limitations. Jarnail Singh versus Lakshmi Narayan Gupta, 2018, 10 SCC 396. These further developed the reservation in promotion jurisprudence. For the recruitment dispute involving promotion, the current constitutional framework must be separately examined rather than mechanically applying direct recruitment principles. Part 5. Candidate rejection and appointment disputes. 22. Point number 22. Rejection of candidate. A candidate may be rejected because of age, qualification, experience, missing certificate, late application, incorrect category, incorrect reservation certificate, deficient application, failure to satisfy physical standards, failure to meet cutoff, criminal incidents, suppression of information and false document. ये सबके ऊपर हमारे पास केसेस है, सबके ऊपर है. सप्रेशन के ऊपर तो बहुत सारे केसेस आते हैं. क्रिमिनल एंटीसेडेंट डिक्लेयर नहीं करते हैं, बाद में समझ में आता है, डिपार्टमेंट एक्शन लेके डिसमिस कर देता है. सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर ऐसे केसेस काफी आते हैं. द लीगल आंसर डिपेंड्स heavily upon whether the defect is substantive or procedural. Substantive defect. Example, advertisement required LLB plus 5 years experience as on 1/1/2026. Candidate obtained 5 years experience on 1/4/2026. Ordinarily, he cannot claim eligibility retrospectively. ये सब्सटेंशिव डिफेक्ट का उदाहरण बताया कि इसको 5 साल कंप्लीट करने थे 1/1/2026 को, लेकिन कैंडिडेट ऑब्टेन 5 इयर्स एक्सपीरियंस ऑन 1/4/2026 को, तो 3 महीना ज्यादा हो रहा है, तो ये क्यूरेबल डिफेक्ट नहीं है. 24. प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट्री डिफेक्ट. Example, candidate possesses the qualification but the certificate contain an inadequate technical defect. This may invite more flexible approach depending upon wording of rules, advertisement, whether the defect affects substantive eligibility, prejudice to other candidates, whether the authority had discretion, whether the document could legally be corrected. Dolly Chanda illustrate the court's willingness to prevent technical requirement from defeating substantive eligibility in an appropriate case. Relaxation of eligibility. This is a dangerous area. Dedanga Taludkar versus Saifuddin Khan, 2011-12 SCC 85.
The Supreme Court strongly held that appointment to public office must conform to Article 14 and stipulated selection procedure. A condition in the advertisement cannot ordinarily be relaxed unless the rule permit relaxation or advertisement itself reserve such power. And everywhere relaxation power exists, its existence must satisfy equally and transparency requirement. Key proposition: no secret relaxation. If any candidate is given relaxation but similarly situated candidate are not given the opportunity to complete, Article 14-16 concern arise. Candidate rejected after selection. Selection के बाद candidate को reject कर दिया. The commonly occurs when verification reveals incorrect qualification, caste certificate is invalid, experience certificate is false, antecedent verification fails, candidates suppress material facts, medical examination fails. The court generally distinguish between eligibility at recruitment stage and fitness verification for appointment. A candidate may be selected but still fail verification before actual appointment. Part 6: Waiting list and next vacancy dispute. 27. Waiting list is not a perennial source of recruitment. Rakhi Ray versus High Court of Delhi. Rakhi Ray, we can pronounce as a Ray. Rakhi Ray versus High Court of Delhi, 2010 to SCC 637. The Supreme Court held that an unextinguished select waiting list cannot ordinarily be treated as a reservoir for filling future vacancies which were not part of the original advertisement. Once the advertised vacancies are filled, the selection process ordinarily comes to an end. The principle was reiterated in recent Supreme Court jurisprudence, including the 2026 judgment referring to Shankaran Das, Rakhi Ray and State of Orissa versus Raj Kishore Nanda. पूजा मैम ने थोड़ी देर पहले जुडिशियल रिव्यू की भी बात की थी, उसके ऊपर भी एक पार्ट मैंने किया है. पार्ट 7 जुडिशियल रिव्यू. What does the Supreme Court review? In recruitment matter, court generally review a legality. Supreme Court क्या रिव्यू करता है, क्या देखता है? पहला देखता है legality. Was the action authorized by Constitution, statute, recruitment rules, advertisement? Then B, procedural fairness. Was the procedure transparent? C, arbitrariness. Was Article 14 violated? D, discrimination. Were a similarly situated candidate treated differently? E, mala fides. Was the process manipulated for a particular candidate? 5, F, jurisdiction. Did the recruiting authority act beyond its power? G, perversity. Was the decision based upon no evidence or irrelevant material? H, violation of statutory rules. Was a mandatory rule ignored? 29, what the Supreme Court ordinarily does not do. The Supreme Court ordinarily does not become a super selection committee. It normally will not substitute its own assessment of interview performance, academic merit, technical evaluation, subjective suitability, unless there is a demonstrable illegality, arbitrariness, mala fide, perversity and violation of prescribed criteria. इसलिए जनरली सुप्रीम कोर्ट ये एक्सपर्ट कमेटी के डिसीजन में हस्तक्षेप नहीं करती है. सुप्रीम कोर्ट can interfere in the decision of expert committee only when there will be a illegality, arbitrariness, mala fide
perversity and violation of prescribed criteria. Then Dalpat Abasaheb Solunke case. Dalpat Abasaheb Solunke versus Dr. B.S. Mahajan, 1991 SCC 305. The court emphasized judicial restraint in reviewing selection committee decision. Where a properly constituted expert committee evaluate comparative suitability, courts should not ordinarily substitute their own assessment merely because another view is possible. Tata Cellular versus Union of India, 1994 6 SCC 651. Although primarily an administrative tender case, its judicial review principles are routinely relevant. The court's intervention is principally concerned with illegality, irrationality, procedural impropriety. The court is not concerned with whether it would have made the same administrative decision. The framework is extremely useful when drafting an SLP against the recruitment decision. 32. The Wensbury test. The recruitment decision may be attacked where it is unreasonable, irrational, based upon irrelevant consideration, ignored relevant consideration, discriminatory, procedurally unfair. But mere disagreement with the result is insufficient. Part 8, Article 136 and SLP. Article 136 is extraordinary jurisdiction. Article 136 does not confirm an ordinary statutory right of appeal. It confirms discretionary constitutional jurisdiction upon the Supreme Court. The foundation authority is Pritam Singh versus State, 1950 SCR 453. The court held that Article 136 is extraordinary discretionary power and it is to be exercised sparingly, particularly where exceptional circumstances and grave injustice are demonstrated. 34. What makes a recruitment dispute SLP worthy? अभी थोड़ा सा हम लॉयर के पक्ष में आ रहे हैं, या लिटिगेंट ने भी थोड़ा सा अगर नॉलेजेबल लिटिगेंट है तो भी उन्होंने थोड़ा कंसिडर करना चाहिए इस चीज को. A recruitment case becomes particularly suitable for Article 136 where there is 1. Constitutional violation, 2. Statutory rule violation, 3. Perverse High Court judgment, 4. Conflicting Supreme Court authorities, 5. Change in rules during selection, 6. Arbitrary relaxation, 7. Merit manipulation, 8. Reservation roster illegality, 9. Mala-fide selection, and 10. Manifest injustice. ये अगर हैं तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट, ये 10 में से कुछ भी अगर एक आप बताते हैं सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट 1 मिनट में आपका SLP एडमिट करेगा. सुप्रीम कोर्ट की भूख अलग है, भूख समझ में आनी चाहिए, और वो वही समझते हैं जो सुप्रीम कोर्ट फुल फोकस करते हैं और फुल क्लाइंट का सुनते हैं, पूरा प्रॉपरली क्लाइंट को जस्टिस देते हैं, हर हियरिंग के पहले क्लाइंट के साथ बात भी करते हैं, हर हियरिंग के पहले क्लाइंट के साथ बात करते हैं. ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों. सो आर्टिकल 136 2-stage structure. Particularly, an SLP has a 2 stage. Stage 1, leave. The petitioner must pursue the court. Why should the Supreme Court interfere? And stage 2, appeal. एक बार मैटर एडमिट हो गया तो फिर उसका कन्वर्जन अपील में होता है. आफ्टर लीव इज ग्रांटेड, द मैटर बिकम्स एन अपील एंड द कोर्ट एग्जामाइन द अपील ऑन इट्स मेरिट विद इन द पैरामीटर ऑफ द लीव ग्रांटेड. और ये जो पूजा मैम है ना, जो आज का प्रोग्राम कंडक्ट कर रही है, ये बहुत अच्छी तरीके से क्लाइंट को हैंडल करती है. मेरा टाइम नहीं मिलता है मुझे, तो मुझे इंसिस्ट करती है कि सर थोड़ा टाइम निकालिए, क्लाइंट के साथ बात करना है, क्लाइंट को आपके साथ बात करना है. बहुत अच्छा टाइम लेके वगैरह मेरे देती हैं, प्रॉपरली डिस्कशन करती हैं और प्रॉपरली क्लाइंट को जस्टिस देने का ऊपर पूरा फोकस रहता है. ऐसे एसोसिएट मेरे आजू बाजू में हैं,
इसलिए मेरा प्रैक्टिस बहुत सही ढंग से चलता है, सेटिस्फैक्टरी चलता है। तो ऐसे एसोसिएट को मैं ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ, पूजा राय को। और आपको कभी भी किसी भी मैटर में सुप्रीम कोर्ट में आपको हमारी हेल्प चाहिए, किसी को भी, तो आप पूजा राय मैम को कांटेक्ट कीजिए, सो शी कैन अरेंज मीटिंग विथ मी। अगर सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, तो सुप्रीम कोर्ट का मैटर नहीं है और मेरे साथ डिस्कस करना है, तो आप किसी भी सैटरडे को 5 से 6 के बीच में डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी का समय मेरा पूरा सुप्रीम कोर्ट के लिए है। ओके, नाउ 36 Kanyamend versus State of Kerala, 2006 SCC 359. The essence for understanding the effect of an order refusing special leave. The court analyzed the distinction between dismissal of an SLP, grant of leave, merger, Article 136 jurisdiction. The practitioner, this case should be kept ready wherever a respondent argues. The Supreme Court has already dismissed an SLP. The precise wording and nature of Supreme Court's order must be examined. शॉर्ट में मुझे ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी डिसमिस किया, इसका मतलब पार्टी केस हारा है ऐसा नहीं होता है, ये एक केस लॉ से क्लियर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने वो केस एडमिट नहीं किया है, इसलिए हाईकोर्ट में आपका जो अधिकार है वो वैसा ही रहता है, इवन दो सुप्रीम कोर्ट डिसमिस दे एसएलपी। हाईकोर्ट में रिव्यू में जा सकते हैं आप, अगर रिव्यू बाकी है आपका, तो या डबल बेंच का अपील बाकी है तो उसमें भी जा सकते। कभी कभी को सिंगल बेंच के बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी नहीं एडमिट करता है, डिसमिस कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो केस हारा है। हारा किसको बोलते हैं? व्हेन यू कैन से दैट पार्टी इज लूजर, व्हेन केस गेट एडमिटेड, counter file, rejoinder file, hearing is done, and when the Supreme Court gives adverse decision, that time you can say that party is loser. सुप्रीम कोर्ट ने किसे एडमिट ही नहीं किया, उसको आप लूजर नहीं बोल सकते, इसलिए नीचे के कोर्ट में आपका अधिकार। लेकिन नीचे के कोर्ट में कभी कभी वो वकील आवाज उठाता है कि सर इनका मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया है, उस समय जो लॉयर है उसने कॉन्फिडेंटली हाई कोर्ट में बोलना चाहिए, डिसमिसल मीन्स नॉट अ dismissal means they have not accepted SLP. We are not defeated in the Supreme Court. Supreme Court has not accepted that. हाँ, आप डबल बेंच रिव्यू सब कंप्लीट करने के बाद आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर आपको नीचे जाने का चांस नहीं लेता। फिर आपको एसएलपी डिसमिस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन है, क्यूरेटिव पिटीशन है, उसमें भी सक्सेस का रेट कम है, लेकिन मेहनत लेने वाला वकील है तो उसमें भी सक्सेस आता है। मेरे कुछ रिव्यू खुले भी हुए हैं। एक पिटीशन में तो सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस करने के बाद मैंने रिव्यू में उसको खोला और खोल के उसी पिटिशनर को 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन भी मिला के दिया। जब रिव्यू में कोई केस खुलता है ना, तब 100 एसएलपी एडमिट होने का आनंद मिलता है, ये याद रखना। क्यूरेटिव में भी मैंने खोला है मैटर, बहुत मेहनत लेनी पड़ती है, इसलिए थोड़े से रिव्यू के लिए पैसे ज्यादा मांग लेते हैं, क्यूरेटिव के लिए ज्यादा पैसे मांग लेते हैं, तो लोगों को कंप्लेंट करने लगता है। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत लेनी पड़ती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपका केस एसएलपी डिसमिस हुआ है, वो ताकत लगानी पड़ने वाली है लॉयर को, तब जाके वो कोर्ट, क्योंकि रिव्यू सेम बेंच के पास जाता है। ठीक है, क्यूरेटिव में आगे 3 जजेस नए ऐड होते हैं, सीनियर डेजिग्नेटेड लॉयर का रिकमेंडेशन लेटर रहता है, वो सब चीजें वहां पे थोड़ा मेरिट बनता है आपका, बट रिव्यू तो सेम जज के पास जाता है, इसलिए सक्सेस की गारंटी बहुत कम होती है। लेकिन ताकत अगर लगाते हैं, पार्टी का ट्रस्ट है, तो डेफिनेटली रिव्यू में भी आपका केस ओपन हो सकता है, ये भी याद रखना है। पूजा मैम है आपको सपोर्ट करने के लिए। पार्ट 9, लैंडमार्क केस मैट्रिक्स। अभी मैं जो बोले ना लैंडमार्क केसेस के चार्ट है वो बताता हूं आपको। इसेंशियल केसेस फॉर रिक्रूटमेंट एसएलपी, केस साइटेशन एंड कोर प्रिंसिपल। मैं साइटेशन का खाली साल बताऊंगा आपको। प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट 1950, आर्टिकल 136 एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन। YW रंगे वर्सेस J Srinivasa Rao 1983, वैकेंसीज अंडर ओल्ड रूल्स रिक्रूटमेंट फ्रेमवर्क।
P. Mahindran versus State of Karnataka, 1990, subsequent rule amendment cannot ordinarily affect ongoing selection. Shankarsan Das versus Union of India, 1991, select list does not ordinarily confirm indefeasible appointment right. Dalpat Abasaheb Solunke versus Dr. B.S. Mahajan, 1990, judicial restraint in selection evaluation. Indra Sawhney versus Union of India, 1992, reservation constitutional framework. R.K. Sabharwal versus State of Punjab, 1995, post best roster cadre strength. Ritesh R. Shah versus Dr. Y.L. Yamul, 1996, merit candidate from reserve category. Tata Cellular versus Union of India, 1994, judicial review principles. Dolly Chadda versus Chairman JEE, 2005, substantive eligibility versus technical documentation. Yam Nagaraj versus Union of India, 2006, reservation in promotion. K. Manjushree versus State of Andhra Pradesh, 2008, cannot change selection criteria after selection stage. Hemani Malhotra versus High Court of Delhi, 2008, post-selection introduction of qualifying criteria. Rakhi Ray versus Union of India, 2010, waiting list cannot be reserved for future vacancies. Bedang Taludkar versus Saifuddin Khan, 2011, advertisement conditions cannot be secretly relaxed. B.K. Pavitra cases, 2017, reservation in promotion roster. Jarnail Singh versus Lakshmi Narayan Gupta, 2018, reservation in promotion. Saurabh Yadav versus State of Uttar Pradesh, 2021, 4 SCC 542, open category and horizontal reservation. Tej Prakash Pathak versus Rajasthan High Court, 2024, INSC 811, modern rules of the game doctrine. 2026, INSC 276, select list subject to the governing rule, no vested appointment right. The 2026 Supreme Court judgment is particularly useful because it expressly restated Shankarsan Das plus Rakhi Ray plus Rajkishore Nanda in the context of limits of selection list. Part 10, Tej Prakash Pathak practical test. Every recruitment dispute, I recommend preparing this table. What were the rules on advertisement date? What was the eligibility criteria? What was the selection procedure? Did advertisement reproduce the rule correctly? When did selection commence? What was the cutoff date? Was the criterion changed thereafter? Was the change authorized by rules? At what stage was the change introduced? Did it affect eligibility? Did it affect ranking? Did it affect only procedure? Was the change prospective or retrospective? Were all candidates informed? Did it affect comparative merit? Did it violate Article 14/16? The table can oftenly identify the real question of law within a minute. इसलिए ये पॉइंट दिमाग में रख के फिर आप करो. How to frame the question of law? Part 11. A weak SLP says the High Court wrongly dismissed my petition. ये weak SLP है. Strong recruitment SLP कैसी बात करेगी?
4-5 क्वेश्चन मैंने फ्रेम करके दिया है. वेदर द रिक्रूटमेंट अथॉरिटी कुड अल्टर द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी सिलेक्शन क्राइटेरिया आफ्टर commencement of the recruitment process, contrary to the governing recruitment rules and Article 14 and 16 of the Constitution, or whether a recruiting authority having selected candidates on the basis of a notified merit criterion can subsequently introduce a new qualifying benchmark which materially alters the merit list. Whether a reserved category candidate securing merit sufficient for selection in the open category can be counted against the reserve quota, whereby depriving a lower ranked reservation category candidate of consideration. Whether the right whether the High Court, while exercising judicial review, could refuse to interfere despite a demonstrate departure from mandatory recruitment rules. These are Supreme Court question of law rather than mere factual grievances. How to challenge an appointment. Part 12. A very effective framework. Step 1. अपॉइंटमेंट आप चैलेंज कैसे करेंगे? तो स्टेप 1 है एस्टेब्लिश योर एलिजिबिलिटी. पहले आप वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है ये पहले बताओ. शो योर क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, कैटेगरी, कट ऑफ डेट. स्टेप 2 बताओ एस्टेब्लिश द गवर्निंग रूल. पुट द एग्जैक्ट रूल बिफोर द कोर्ट. Step 3, put the advertisement, show the notified conditions. Step 4, put the actual selection process. Prepare advertisement, examination, result, interview, select list, appointment. Step 5, identify the deviation. For example, rule required X, authority applied Y. Step 6, demonstrate prejudice. This is crucial. Do not merely say rule is violated. Say because the violation candidate A was appointed while candidate B, who was legally entitled to consideration, was excluded. Step 7, establish the constitutional consequence. Connect the factual illegality to Article 14, Article 16, statutory rule, natural justice, legitimate expectation. Part 13. बहुत क्रीम दे रहा हूं अभी आपको एक. Common defense and replies. Defense 1. No candidate has a vested right to appointment. ऐसा रिस्पोंडेंट अगर डिफेंस लेता है तो आपने रिप्लाई क्या देना चाहिए? करेक्ट बोलना है, लेकिन बताना ऐसा है करेक्ट एज अ जनरल प्रोपोजिशन अंडर शंकरसन दास it does not authorize arbitrary state action. The state remained bound by Article 14 and 16. ऐसा उसका जवाब दे सकते हैं. दूसरा डिफेंस अगर रिस्पोंडेंट ऐसा लेता है द कैंडिडेट participated in the process and therefore cannot challenge it. Reply, participation does not violate a process contrary to the mandatory statutory rules or constitutional requirement. The precise question is whether the candidate has notice of the disputed criterion and whether the challenge concerned a known condition or an unlawful departure. Defense 3, the selection committee is an expert body. Reply, expertise does not immunes an authority from judicial review. The court should not substitute its assessment merely because another view is possible, but it can interfere where there is illegality, procedural impropriety, arbitrariness, malafide, perversity, violation of statutory rules. Defense 4, the recruitment rule permit discretion. Reply, discretion must still be exercised within the rules before the relevant stage, transparently, consistency, non-arbitrarily. This is the particular important after Tej Prakash Pathak case. Defense 5, the candidate is from the reserve category. Reply, reservation cannot be used to deny the candidate open category consideration when the candidate qualify on merit subject to the governing scheme. सौरभ यादव इज सेंट्रल हियर. ये केस का आधार लेना है यहाँ पे. पार्ट
14. Relief the Supreme Court can grant. Supreme Court कौन से relief grant कर सकता है? The prayer should be correspond to the defect. If eligibility was unlawfully changed, quash the amendment criterion and restore consideration under the original criteria. If merit was wrongly calculated, direct fresh preparation of merit list. If lower merit candidate was appointed, direct consideration appointment according to merit, subject to applicable rules. If reservation was wrongly applied, recast category-wise and horizontal reservation-wise merit list. If select list was illegally cancelled, restore, reconsider selection list where legally permissible. If recruitment was fundamentally vitiated, order fresh selection. If appointment has already occurred, the court may consider seniority protection, consequential benefit, prospective appointment, national benefits, monetary compensation, depending on equality and nature of illegality. Part 15, important practical documents for an SLP. The recruitment appointment SLP, I would normally arrange the paper book around the following: recruitment framework, recruitment rule, amendments, government notification, advertisement, corrigendum बोले तो दुरुस्ती पत्रक, prospectus, instructions, candidate material, application, admit card, qualification document, experience certificate, category certificate, disability certificate, if applicable. Selection material, answer key, objections, result, mark sheet, interview marks, merit list, category-wise merit list, select list, waiting list. Appointment material, appointment orders, joining reports, low-ranked candidate appointment, vacancy statement, roster, subsequent appointment. Litigation, original writ petition, counter affidavit, rejoinder, High Court judgment, review order, if any, relevant interim orders. Part 16, the recruitment dispute audit. For a professional Supreme Court practice, I recommend analyzing every recruitment case through 10 these audit points. Audit 1, rule audit. What rule governs? Audit 2, advertisement audit. What did candidate actually know? Audit 3, eligibility audit. Was the candidate eligible on the cutoff date? Audit 4, process audit. Was the selection process followed? Audit 5, merit audit. Was comparative merit correctly determined? Audit 6, reservation audit. Was vertical and horizontal reservation correctly applied? Audit 7, roster audit. Was the correct cadre roster applied? Audit 8, appointment audit. Was a lower ranked ineligible person appointed? Audit 9, judicial review audit. Did the High Court apply the correct standard of review? And audit 10, Article 136 audit. Is there a substantial injustice warranting Supreme Court intervention? Baki part 17, the most important distinction. This distinction decide many recruitment SLP. Do not confuse with eligibility. Do not confuse with eligibility to selection, selection to appointment, selected list to appointment order, merit to seniority, vertical reservation to horizontal reservation, vacancy post, cadre strength current vacancy, roster point vacancy number, documentary defect, substantive ineligibility, procedural irregularity, substantive illegality, administrative discretion, arbitrary action, judicial review, appeal on merit, SLP jurisdiction, ordinarily appellate jurisdiction, waiting list, fresh recruitment, qualification, proof of qualification, rule amendment, clarifying instruction. Part 18, the 5 most powerful principle. The practical Supreme Court argument.
I would reduce the entire subject to these 5 propositions. Principle 1, follow the rule. Recruitment must conform on the governing statutory rule. Principle 2, do not change the game. Eligibility selection criteria cannot be ordinarily be changed after the relevant stage has been crossed. Tej Prakash Pathak plus के मंजू act arbitrarily. The absence of an indefeasible appointment right does not confirm a license for arbitrary state action. Shankarsan Das and subsequent cases. And Principle 5, Article 136 is for grave injustice. Supreme Court is not a routine appellate forum in recruitment dispute. This SLP should identify a constitutional statutory error, perversity, manifest injustice, or important question regarding intervention. This is given in Pritam Singh. Part 19, a मॉडल सुप्रीम कोर्ट आर्गुमेंट. एक छोटा सा एक सुप्रीम कोर्ट का मॉडल आर्गुमेंट आपके लिए है. अ कंसाइज फाइनल आर्गुमेंट इज अ रिक्रूटमेंट एसएलपी कैन बी स्ट्रक्चर एज बिलो. माय लॉर्ड या लॉर्डशिप बोल सकते, योर लॉर्डशिप, दिस इज नॉट अ केस वेयर petitioner seeks appointment merely because he participated in selection process. Challenge is to the legality of the process itself. The governing recruitment rules prescribed one criterion. The authority applied another after the recruitment process had commenced. दोस्तों ये मैं वन साइडेड बता रहा हूं आपको. आज सब पढ़ने लगेंगे ना सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट जज आपको पढ़ने ही नहीं देगा. एक लाइन पढ़ने के बाद तो कोई सवाल पूछते रहता है और सब सवाल आपके अपोजिट में रहता है. इसलिए आपको लगता है कि कोर्ट हमारे खिलाफ है, लेकिन नहीं, कोर्ट आपसे सच निकाल रहा है. इसलिए ये पढ़ो या रिमेंबर करके जाना पॉसिबल नहीं है इतना सब चीजें, लेकिन पढ़ के बताओ. लेकिन कॉशियस रहो अगर कोर्ट बीच में कुछ पूछता है, इसलिए कोर्ट आपके निगेटिव पॉइंट ही पूछेगा. इसलिए आपके निगेटिव पॉइंट की तैयारी करके जाना है. दिमाग में रखना है कि कोर्ट मुझे बीच में रोकेगा, पहले लाइन में ही रोकेगा, कभी कभी स्टार्ट भी नहीं करने देता है. ऐसा होता है. AI विल नॉट हेल्प यू हियर. सब कुछ AI से निकाला है, सब निकाला है, सब निकाला है आपने. खुद का दिमाग भी लगाया है. AI खुद का दिमाग मिलके फंटास्टिक बनाया है. 15 पेज का आर्गुमेंट बना के लाया है और पढ़ने लगे, पढ़ने ही नहीं देंगे. सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस ट्रायल कोर्ट जैसा नहीं है, जहां पे ओपनिंग स्पीच, एंडिंग, क्लोजर स्टेटमेंट में कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करता है आपको. यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. इसलिए बी अवेयर. ये मैंने जानबूझ के बताया आपको. चलो आगे तीसरे लाइन के आगे जाते हैं. द गवर्निंग रिक्रूटमेंट रूल्स प्रिस्क्राइब वन क्राइटेरियन, द अथॉरिटी अप्लाइज अनदर आफ्टर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैड कमेंस्ड. दैट चेंज अल्टर द फील्ड ऑफ competition and directly affected comparative merit. Article 14 and 16 do not permit the state to change the rule after the candidate have played the game. The constitutional bench in Tej Prakash Pathak has now authoritatively explained the permissible limits of such procedural flexibility. The High Court failed to apply that test. Lordship, alternatively, even if the respondent contended that selection does not confirm in indefeasible right of appointment, Shankarsan Das does not authorize arbitrary action. Once the state proceeds to fill vacancies, it must act bona fide, fairly, and consistently with comparative merit. Lordship, therefore, the substantial questions before this court is not whether the petitioner merely deserve appointment, it is whether public recruitment process conducted under Article 14 and 16 can be altered or applied inconsistently after the competition has commenced. This is the question warranting this
this court's intervention under Article 136. Current Supreme Court resources. The Supreme Court maintain an official recruitment portal containing current recruitment advertisement, examination notices वगैरह, ये जिसको चाहिए वो पढ़ सकता है. बाकी ये बॉटम लाइन जो है ये लास्ट पार्ट है हमारा भी. Bottom line for Supreme Court practitioner. The modern recruitment law test cannot be expressed as recruitment rules plus modern recruitment law test can be expressed as recruitment rules plus advertisement plus cutoff date plus prescribed selection criteria plus comparative merit list plus reservation roster plus Article 1416 plus judicial review plus Article 136. ये 3 लाइन में पूरा की पूरा वेबिनार का सार है. And after Tej Prakash Patak, one should be particularly careful to separate eligibility criteria, selection procedure, state-wise benchmark, and appointment consequences. That distinction can completely change the outcome of the SLP. So, दोस्तों, ये हुआ आज का हमारा वेबिनार. चलो अभी हम थोड़ा सा आपको गैलरी व्यू में लेके जाते हैं और माइक थोड़े खुले करते हैं आपके. You can unmute yourself and if you want to share something, you can share here. Okay, sir. Thank you so much, Yeah, sir. just well. If audience want to ask any question or audience want to share their remark, let them share. Okay. हाँ. किसी को कुछ बात करना है? हाँ? नहीं. Okay. Now conclude. पूजा. Okay, sir. Yes. थैंक यू सो मच सर. आज हमने रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट और भी बहुत सारे पॉइंट्स को सुप्रीम कोर्ट के लीगल और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की. आई होप आज का सेशन एडवोकेट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लॉ स्टूडेंट और लीगल प्रोफेशनल सभी के लिए काफी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा. और दिस सेशन इज वेरी वेरी नॉलेजफुल. सर आपने एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. जो भी इस वीडियो को एंड तक देखेगा उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. एंड एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी, सर की 65 से ज्यादा बुक सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के ऊपर पब्लिश है, जिसमें 10 से ज्यादा सिर्फ सर्विस मैटर के ऊपर है. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर आप ऐसी ही लीगल और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें. Thank you so much. See you in the next webinar. Thank you.